हेलो एवरीवन, ये हमारी रीड प्रीवियस ईयर सॉल्विंग की क्लास है। और आज की क्लास में हम 2012 में जो रीड का एग्ज़ाम हुआ था लेवल 2 का, उसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज हिंदी को सॉल्व करेंगे। ये क्लास है जो 2025 में रीड का एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन करने के लिए हम चला रहे हैं। इसमें हम लैंग्वेज 1 और 2 दोनों को ही सॉल्व करते हैं जो हिंदी में आई हुई है, सो डैट हमारी प्रिपरेशन और अच्छी तरीके से हो सके। अगर आप लोग भी रीड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हिंदी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आप केवल प्रीवियस ईयर को सॉल्व करके आराम से कर सकते हैं। अगर आपने अब तक जितने भी रीड में पेपर आए हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर लिया, हिंदी के पोर्शन को, लैंग्वेज 1 और 2 दोनों के पोर्शन को सॉल्व कर लिया, तो आपके 30 में से ऑलमोस्ट 25 टू 28 नंबर आराम से आ जाएंगे। और मैं इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट भी बताते जाती हूँ, ना कि केवल टिक द करेक्ट के फॉर्म में कराती हूँ। जो बेस कॉन्सेप्ट होता है उसको भी समझाती हुई चलती हूँ, सो डैट आपकी केवल इन वीडियोस को देख के ही अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाए। सो चलिए हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। निम्न गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों 31 से लेकर 36 तक के उचित विकल्प चुनने हैं। तो पहले आपको ये गद्यांश पढ़ना होगा। चलिए पढ़ते हैं। अपनी सभ्यता का जब मैं अवलोकन करता हूँ तब लोगों को काम के संबंध में उनकी विचारधारा के अनुसार विभाजित करने लगता हूँ। इस वर्ग में वे लोग आते हैं जो काम को उस घृणित आवश्यकताओं के रूप में देखते हैं जिनकी उनके लिए उपयोगिता है सिर्फ धन हासिल करना। वे अनुभव करते हैं कि जब दिन भर का श्रम समाप्त हो जाता है तब वे जीना सचमुच शुरू करते हैं और अपने आप में होते हैं। जब वे काम में लगे होते हैं तब उनका मन भटकता रहता है। काम को वे अपना उत्तमांश देने का कभी विचार नहीं करते, क्योंकि आमदनी के लिए ही उन्हें सिर्फ काम की आवश्यकता है। दूसरे वर्ग के लोग अपने काम को आनंद और आत्म परितोष पाने के लिए सुयोग के रूप में देखते हैं। वे धन इसलिए नहीं कमाना चाहते ताकि अपने काम के लिए अधिक एक निष्ठा के साथ समर्पित हो सकें। जिस काम में वे संलग्न होते हैं उनकी पूजा करते हैं। देखिए हमने गद्यांश पढ़ लिया, अब हम इसके आंसर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत के शब्द होते हैं और जैसे संस्कृत के शब्द होते हैं उनका वैसे ही हम हिंदी में उपयोग कर लेते हैं। सभ्यता, अवलोकन, हासिल, आवश्यकता। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है। हासिल, हास्य के तत्सम शब्द नहीं है, ये एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम का तद्भव है। जो हमारे 32 क्वेश्चन है वो एक बोनस प्रश्न था, इसमें सभी को नंबर मिले थे। इसका कोई भी राइट आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन जो था वो रॉन्ग था। सुयोग का विलोम है प्रयोग, संयोग, अयोग, कुयोग। तो सुयोग मतलब सु मतलब अच्छा योग, जबकि कुयोग मतलब कि बुरा योग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुयोग। कौन शब्द में मतलब कौन से शब्द में उपसर्ग है? उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। सभ्यता, तो आप इसका विच्छेद करके देखिए, सब प्लस यता कोई शब्द नहीं बनना है। उपयोगिता, उप प्लस योगिता, तो उप क्या है यहाँ पे? उपसर्ग है, तो उसका ऑप्शन नंबर बी सही है। जबकि आप बाकी भी देख लीजिए, भटकता, भट प्लस कक्ता, कोई शब्द नहीं बनना है। पूजा, तो ये तो कुछ अलग ही नहीं होगा, बहुत ही छोटा शब्द है। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में उपसर्ग है, उप प्लस योगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन समास नहीं है? मतलब कौन से पद में समास नहीं है आपको बताना है। विचारधारा, विचारों की धारा, तो इसमें तो समास है। आत्म परितोष, आत्मा का परितोष, इसमें भी समास है। एक निष्ठा और कमाना, कमाना में कोई भी समास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आमदनी के संदर्भ में कौन असंगत है? कौन सा शब्द जो है वो असंगत है? कमाई, आय, मुनाफा, आना। इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, आना। आना क्या है? आमदनी से कोई भी मेल नहीं खा रहा है, बल्कि जो कमाई, आय और मुनाफा होता है, अगर हम देखा जाए तो आमदनी के ही पर्यायवाची हैं। अब फिर से एक गद्यांश आ गया है, इसको पढ़ना है। फिर 37 से लेके 43 तक के आंसर हमको निकालने हैं। संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की सबसे पहली पहचान यह होती है
कि वह अपनी मातृभाषा में दक्षता से काम कर सकता है। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें शिक्षित व्यक्ति वह समझा जाता है जो अपनी मातृभाषा में दक्ष हो या नहीं, किंतु अंग्रेजी में जितनी दक्षता असंगित हो। संसार के अन्य लोगों के में सुसंस्कृत व्यक्ति वह समझा जाता है जिसके घर में अपनी भाषा की पुस्तकों का संग्रह हो, जिसे बराबर यह पता रहे कि उसकी भाषा के अच्छे लेखक और कवि कौन हैं तथा समय समय पर उनकी कौन कौन सी कृतियाँ प्रकाशित हो रही हैं। भारत में स्थिति दूसरी है। यहाँ प्रायः घर में साज सज्जा के आधुनिक उपकरण तो होते हैं, किंतु अपनी भाषा की कोई पुस्तक या पत्रिका दिखाई नहीं पड़ती। यह दुर्दशा भले ही ऐसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है, किंतु वह सुदशा नहीं, दुर्व्यवस्था ही है। और जब तक यह दुर्व्यवस्था कायम है, हमें अपने आप को सभी अर्थों में शिक्षित और सुसंस्कृत मानने का ठीक न्याय संगत अधिकार नहीं है। अब से क्वेश्चन देखिए, संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति, हमने पढ़ा था कि संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति वही माना जाता है जिसको अपनी भाषा का ज्ञान, अपनी जो मातृभाषा है उसका ज्ञान खूब अच्छे से हो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जिसकी अपनी मातृभाषा में दक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हो गया है, में जिनकी दक्षता असंगित हो में रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो आपको केवल रेखांकित शब्द का अर्थ निकालना है। असंगित का क्या अर्थ होगा? संदेह रहित, निश्चित, सुनिश्चित, अनिश्चित। असंदिग्ध, संदिग्ध मतलब होता है संदेह, और मतलब कोई संदेह नहीं हो, मतलब कि संदेह रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक वचन है? अच्छे लेखक, कौन सी कृतियाँ? अपनी मातृभाषा, अन्य देशों। देखिए यहाँ पे लिखा है अच्छे, अगर ये एक वचन में होता तो होता अच्छा लेखक, जबकि यहाँ लिखा है अच्छे, मतलब कि बहुत सारे लेखकों की बात हो रही है, तो ये बहुवचन है। कौन सी कृतियाँ, मतलब बहुत सारी कृतियों की बात हो रही है, ये भी बहुवचन है। अन्य देशों, बहुवचन, जबकि अपनी मातृभाषा एक वचन में लिखा हुआ है। कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग निकालने की बहुत छोटी सी ट्रिक होती है, क्योंकि आप कब तक याद करते रहेंगे कौन से शब्द पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। तो आपको जो शब्द दिए हुए हैं उनसे आप एक वाक्य बना लीजिए, उन शब्दों को आप संज्ञा के रूप में रखिएगा और वाक्य बनाइए, और देखिए वहाँ पे क्रिया और विशेषण अगर पुल्लिंग यूज़ हो रहे हैं तो वो पुल्लिंग वाक्य होंगे, और स्त्रीलिंग यूज़ हो रहे हैं तो वो स्त्रीलिंग शब्द होंगे। जैसे कि व्यक्ति, व्यक्ति काम कर रहा है, तो रहा आया है ना, रहा क्या होगा? पुल्लिंग होगा। कभी आप ऐसे तो नहीं बोलते व्यक्ति काम कर रही है, ऐसे तो नहीं होता है, तो व्यक्ति क्या है? पुल्लिंग है। भाषा, भाषा अच्छी होती है, क्या होती है? अच्छी होती है। आप बोलिए भाषा अच्छा होता है, तो कितना अजीब लग रहा है। तो अच्छी मतलब कि क्या है? भाषा क्या है? स्त्रीलिंग है, तो आपसे पूछा था पुल्लिंग नहीं है। आप और भी शब्दों को लेके वाक्य बना लीजिए। उपकरण, उपकरण चल रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं, तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। लेखक लिख रहा है, लेखक का स्त्रीलिंग में पता है क्या होता है? लेखिका, तो लेखक तो क्या है? पुल्लिंग है। पुस्तक का बहुवचन है, पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तकें, पुस्तकाएं, पुस्तकालय, ग्रंथ। तो पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तकें। बहुवचन उन्हें कहते हैं जो एक से ज़्यादा वस्तु के होने का पता लगाती, मतलब ज्ञान कराती हैं। कवि का स्त्रीलिंग है कवि, कवयित्री, लेखिका, कवयित्री। देखिए कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। अब आपको बस ये पहचानना है ऑप्शन नंबर बी और डी में से कि कौन सा कवयित्री एकदम सही लिखा है। तो हम कवयित्री लिखते हैं इस तरीके से, ऑप्शन नंबर डी, कवयित्री। भारत में स्थिति दूसरी है को भूतकालीन रूप होगा। का भूतकालीन रूप क्या होगा? भूतकालीन मतलब कि पास्ट की बात हो रही है। अभी ये सब्जेक्ट सेंटेंस बना हुआ है वो प्रेजेंट का बना हुआ है, पास्ट की आपको बात करनी है इसमें। तो भारत में ऐसी स्थिति थी, भारत में स्थिति दूसरी थी, भारत की स्थिति दूसरी थी, भारत में स्थिति ऐसी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है की जगह बस थी आ जाएगा। कौन कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन सही नहीं है?
वाक्यों में दो प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। ये तो बिल्कुल सही है। बाकी के दो प्रमुख भाग होते हैं, एक होता है कर्ता और एक होता है क्रिया। कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं, सही बात है। और क्रिया के विस्तार को हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, तो यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और सरल वाक्य। तो ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं रचना के आधार पर। बाकी जो 3 ऑप्शन थे ऊपर वो तो बिल्कुल सही लिखे हुए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्योंकि हमसे यहाँ पे नहीं वाला पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रधान उपवाक्य और एक मिश्रित आश्रित उपवाक्य किसमें होता है? तो देखिए, एक प्रधान उपवाक्य होता है और जो दूसरा उपवाक्य होता है वो पहले वाक्य वाले वाक्य पे ही आश्रित होता है। जैसे कि वो कह रहा था कि मुझे खाना चाहिए, वो कह रहा था, ये कैसा वाक्य है? एक आश्रित वाक्य। अगर आप बोलेंगे कि मैं कह रहा था, तो आपसे सामने वाला जरूर पूछेगा क्या, उसका आपको आंसर देना पड़ेगा कि मुझे भूख लग रही है, कि मुझे भूख लग रही है। अब जो मुझे भूख लग रही है वो क्या है? एक स्वतंत्र वाक्य, एक मुख्य वाक्य है। ठीक है, तो ऐसा किस प्रकार के वाक्य में होता है? ऐसा होता है मिश्र वाक्यों में। जबकि सरल वाक्य किस तरीके के वाक्य होते हैं? जिसमें एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य किस तरीके के वाक्य होते हैं? जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं। ये सारे जो वाक्य होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और संयुक्त अक्षर द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे कि और तथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य मैंने आपको भी समझाया है कि एक तो प्रधान वाक्य होगा और एक कैसा होगा? आश्रित वाक्य होगा। ये की से, ताकि से, इसलिए से आदि शब्दों से जुड़े हुए होते हैं। राहुल पढ़ रहा है, ये एक सरल वाक्य है क्योंकि एक ही क्रिया है यहाँ पे। सुरेश नदी में डूबने लगा, यहाँ पे भी एक ही क्रिया है, तो ये भी सही सरल वाक्य है। मैंने सुना कि सुरेश ने निगाह कर लिया, तो मैंने सुना है। अगर आप इससे बोलेंगे कि मैंने सुना है, तो सामने वाला आपसे जरूर पूछेगा क्या। इसका पूरा मतलब ये जो मैंने सुना है ये एक स्वतंत्र वाक्य हो ही नहीं सकता, इसके बाद आपको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो वो आश्रित वाक्य है। और किस पे आश्रित वाक्य है? मुख्य वाक्य पे, कि सुरेश ने निगाह कर लिया है, निकाह कर लिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या है? मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी भी एक बार देख लीजिए, वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया। जहाँ पे और लगा हुआ होता है वो किस तरीके के वाक्य होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है। इस वाक्य में जो रेखांकित पदबंध है, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, समुच्चय बोधक पदबंध, ये कौन सा है? क्रिया विशेषण पदबंध। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उससे ही हम क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। काला मुंह होने का अर्थ है चेहरे पर रंग लग जाना, होली खेलना, जिसका मुंह काले रंग का हो, बदनाम होना, तो उसको कहते हैं बदनाम होना। ऑप्शन नंबर डी। होठों से निकली कोठो जड़ी का अर्थ है ओट से निकलकर खुले में आ जाना, मुंह से निकली बात फैल जाती है, घर से बाहर निकलते ही नाम हो जाना, बाहर निकलने पर प्रसिद्ध हो जाना, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंह से निकली बात फैल जाती है। चांदी का जूता का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है महंगी वस्तु, रिश्वत, अनुपयोगी, अमीरी का दिखावा। तो चांदी का जूते का अर्थ है रिश्वत। रिश्वत क्या होती है? बुरी चीज़ होती है। तो जूता तो है लेकिन है चांदी का, तो चांदी के जूते का क्या फ़ायदा? मतलब इसी तरीके से रिश्वत का भी क्या फ़ायदा? बुरी चीज़ है। भाषा की शिक्षा दी जाती है अर्थ और अभिव्यक्ति के लिए, विद्वान बनाने के लिए, मनोरंजन के लिए, साहित्यिक बनाने के लिए, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थ और अभिव्यक्ति के लिए, ताकि हम कोई इंसान हमारे सामने कोई बात बोल रहा है तो उसको हम समझ सकें, उसका अर्थ ग्रहण कर सकें और हम भी अपनी बातों की अभिव्यक्ति कर सकें दूसरों के सामने बोल के या फिर लिख कर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है? ध्वन्यात्मक विधि, प्रत्यक्ष विधि, भंडारकर विधि या सैनिक विधि? तो हम व्याकरण अनुवाद की जो विधि होती है उसे हम भंडारकरण विधि के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन क्रिया में क्रिया के शिक्षण का प्रारंभ होता है सीधी रेखाओं से, घुंडियों से, तिरछी रेखाओं से या फिर अक्षरों से?
अगर आपने प्रियंसी का कोई बच्चा पढ़ाया होगा तो आपको पता होगा कि सबसे पहले आपने उसे सीधी रेखाएं खींचने सिखाई होंगी। तो लेखन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? सीधी रेखा से। फिर उसके बाद हम उसे तिरछी रेखा खींचने सिखाते हैं, नहीं, पहले सबसे पहले हम उसे स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, देन तिरछी रेखाएं, उसके बाद जो स्पाइरल रेखाएं होती हैं वो खींचना सिखाते हैं, और उसके बाद कहीं जाके उसे अक्षर बनाना सिखाते हैं। ध्रुत पाठ है कविता का अध्ययन, कहानी का अध्ययन, नाटक का अध्ययन, सहायक पुस्तकों का अध्ययन। तो जो हमारा क्वेश्चन 54 है वो एक बोनस क्वेश्चन था, इसमें सभी को नंबर मिले थे। शब्द भंडारण में वृद्धि के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त विधि है गद्य विधि, पद विधि, व्याकरण विधि, अलंकार शिक्षण। तो शब्द अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों के बारे में जानना चाहते हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं? गद्य विधि का उपयोग करते हैं। जैसे कहानियों का सुनना, उसमें नए नए शब्द आते हैं, निबंध में बहुत नए नए शब्द आते हैं जिससे हम उनका अच्छे से भंडारण कर सकते हैं, नाटक, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की संपूर्णता होती है इकाई योजना में, दैनिक पाठ योजना में, मासिक योजना में या वार्षिक योजना में? तो संपूर्णता किस में होती है? इकाई योजना में। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। लेखन कला का विकास होता है देखने से, सुनने से, अनुकरण से या फिर अभ्यास से। तो अगर आप लेखन सीखना चाहते हैं तो देखने और सुनने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप लिख के नहीं देखेंगे कि आ, छोटा आ किस तरीके से बनना है, आप तब तक उसे बनाना नहीं सीख पाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। अभ्यास से, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपका लेखन कला उतनी ही ज़्यादा विकसित होती जाएगी। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है उपलब्धि परीक्षण से, बुद्धि परीक्षण से, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, मौखिक परीक्षण से। तो हिंदी में ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको चेक करना है कि बच्चे की कितनी उपलब्धि हुई है तो आप उपलब्धि परीक्षण का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। सतत और समग्र और सतत मूल्यांकन है विद्यार्थियों के लिए उपयोगी किंतु शिक्षक के लिए भार में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच निकट संबंध आवश्यक है। शिक्षण के दौरान भी संभव है से ही विद्यार्थियों में व्यक्तित्व का विकास संभव है। तो इसमें केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है, उसके अलावा बी, सी, डी ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं और बोर्ड ने भी बी, सी, डी को राइट आंसर माना था। तो आप इसमें से बी, सी, डी में से कोई सा भी टिक लगा देते तो आपको नंबर मिल जाता। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उपचारिता शिक्षण के लिए आवश्यक होती है शिक्षण विधि को, मतलब आवश्यक नहीं है, यानी हमें देखना है कि आवश्यक नहीं है। पहला ऑप्शन है शिक्षण विधि को स्थायी रखना, विद्यार्थियों की किसी भी कमी की अवहेलना नहीं करना, पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना, इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमें उपचारात्मक परीक्षण में जरूरी नहीं है कि केवल एक विधि का उपयोग करें या उस विधि को स्थायी रखें, हम अलग अलग विधियों का उपयोग कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए। आज की क्लास के लिए इतना ही। बाय एंड हैव अ गुड डे।